नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस हेतु ही तो कौरवों और पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। इन पंक्तियों से न्याय का महत्व समझा जा सकता है और ये पंक्तियां यह भी स्पष्ट करती हैं कि यदि न्याय के लिए आपको अपने भाई का भी विरोध करना पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हटना चाहिए। महाभारत की जो घटना है वो भी यही बात बताती है। और जब बात न्याय की आती है तो अनेक प्रकार के अलग अलग शब्द भी हमारे सामने आते हैं। बात होती है राजनीतिक न्याय की, आर्थिक न्याय की, और बात होती है सामाजिक न्याय की भी। तो मन मस्तिष्क में यह विचार आना स्वाभाविक सा है कि वास्तव में आखिर न्याय कितने प्रकार का होता होगा, और ये जो सामाजिक न्याय है, क्या इसकी हम ठीक प्रकार से विवेचना करते हैं तो क्या बाकी सारा विषय इस सामाजिक न्याय के इर्द गिर्द ही घूमता है। वर्तमान परिस्थितियों में सामाजिक न्याय की परिकल्पना, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं श्रीमान प्रदीप जी शेखावत। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी का। प्रदीप जी शेखावत वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने अनेक पुस्तकों का भी लेखन किया है और पत्रकारिता के क्षेत्र में आप 3 दशक से अधिक समय से सक्रिय हैं। अनेक प्रकार के आपको पुरस्कार भी पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करते हुए मिले हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले चर्चा यही करना चाहेंगे कि आखिर सामाजिक न्याय, जो ये एक टर्म चलता है, क्या समझा जाना चाहिए सामाजिक न्याय से? देखिए, इसके मूल में हमको पहले यह देखना होगा कि सामाजिक न्याय का प्रकार क्या है। जी। हम यदि प्राचीन काल से बात करें तो हम आज के परिप्रेक्ष्य तक आने से पहले हमारे मूल चरित्र को समझें। हमारी सामाजिक क्षमता, सामाजिक समानताएं, सामाजिक काम करने के तौर तरीके और हमारा जनजीवन और हमारी उस समय की काल और परिस्थिति के अनुसार जीवन शैली, ये महत्वपूर्ण है। और इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो देखने का विषय यह है कि यहाँ किस प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि है। यह देश वसुधैव कुटुंबकम की परिपाटी वाला देश है। जी। इस परिपाटी में विश्व कल्याण निहित है। इस परिपाटी में सर्व जगत का कल्याण निहित है, प्रकृति से लेकर मनुष्य तक का कल्याण। और इस भाव को भारत जीता है। भारत की मूल धारणा, हम इन विषयों पर आने से पहले भगवान श्री राम के चरित्र से प्रेरणा ले सकते हैं, जहाँ सामाजिक समानता के अनेक उदाहरण हैं। सबरी के बेर खाने की, जूठे बेर खाने की घटना है, केवट या की है, केवट की है, निषाद राज की है। ये सब घटनाएं हमारे पास में एक बड़े प्रमाण के रूप में उपलब्ध हैं। ये मैं नहीं कह रहा, इतिहास गवाह है इन चीज़ों का। दूसरी ओर हम बात करें तो आज के भारत की, हम संविधान का जब प्रथम पृष्ठ हम खोलते हैं तो वहाँ पहले ही पृष्ठ पर समानता की बात आती है। और समानता में फिर वही जो प्रकार आपने बताया, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समानता कैसे हो और जीवन शैली में उनका हम कैसे अनुसरण करें, ये सब, इसको मैं एक लाइन में कहूँ तो हमारे बुद्धिजीवियों का उसको विश्लेषण करने का जो तरीका है, उस तरीके पर निर्भर करता है कि हम सामाजिक न्याय को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और वास्तव में भारत का जो मूल स्वरूप है, भारत का जो मूल चरित्र है, आपने उसकी बात कही है। उस दौर में जब राम की हम बात करते हैं, उनके प्रसंगों की बात करते हैं, तो कोई कल्पना नहीं की जा सकती थी कि कोई किसी प्रकार का भेदभाव रहा होगा, कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी होगी। लेकिन उसके बाद का जो कालखंड है, जिसके लिए ये कहा जाता है कि एक वर्ग बहुत पीछे रह गया और बहुत प्रताड़ित भी हुआ, क्या लगता है कहाँ से शुरुआत हुई होगी, क्या कारण रहे होंगे? देखिए, इसमें फिर अपने को वहीं से समझना पड़ेगा इस विषय को। जी। वाल्मीकि कौन थे जिन्होंने रामायण लिखी? जी। वाल्मीकि भी आज की भाषा में वंचित तबके से ही थे। जी। लेकिन उनका दर्जा क्या था और उन्होंने किस प्रकार की प्रस्तुति दी है, किन उदाहरणों के साथ में बताया है, और जिस तरह का चरित्र भगवान राम का उन्होंने बताया है, उसमें सामाजिक समानता इस प्रकार से प्रदर्शित होती है कि उनका मर्यादा पुरुषोत्तम जो नामकरण था, वो उन सामाजिक मर्यादाओं के कारण से ही मर्यादा शब्द या
लोक जीवन में हम उनका पालन कैसे करें, वो मर्यादाओं के कारण ही बना था। अब हम बात करते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, तो एक तरफ मैंने जैसा शुरू में कहा कि ये अवधारणा का विषय है। हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। देश के बड़े चिंतक, लेखक और विद्वान और संविधान के निर्माता हमारे डॉक्टर अंबेडकर जो हैं, उनसे लेकर महात्मा गांधी, विवेकानंद, महर्षि अरविंदो, और दूसरा ये तो है अपना वह है वर्ग जिसने समाज में दिशा दी और जागरण पैदा किया। लेकिन एक और भी पक्ष है हमारे यहाँ पर, यहाँ लोक देवता हैं जी, और लोक देवताओं का बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी भूमिका हमारे लोक दर्शन से जुड़ी हुई है, लोक जीवन से जुड़ी हुई है। हमारे यहाँ पर गोगा पीर हैं, रामदेव हैं, मीराबाई हैं, कर्माबाई है, सहजाबाई है। यह सब चरित्र ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने काल और परिस्थितियों में समाज में इस विकृति को दूर करने, विकृति तो थी इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये एक परसेप्शन था, ये अवधारणा थी। ये मूल रूप से इसको सिस्टम का दोष नहीं कह सकते हम ये कह सकते हैं कि यह विकृत मानसिकता ही, सामाजिक दुष्कर्म जो आपने बताए वो विकृत मानसिकता के प्रतीक हैं। कोई भी घटना आप ले लीजिए, अधिकारों की बात हम करें, अधिकार एक तरफ है, संविधान में प्रदत्त शक्तियां हैं, अधिकार हैं, और दूसरी तरफ व्यवहार में हम लागू करें, दोनों में अंतर है। इसको हमको समझना पड़ेगा। किसी भी देश में सिस्टम को दिया जा सकता है, लेकिन सिस्टम लागू कौन करता है? व्यक्ति करता है। और मनुष्य, जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करें तो फिर समान है सभी जगह, पूरे विश्व में समान है। और समानता की बात जब मूल हमारे जन्म से जुड़ी हुई है, तो फिर व्यवहार का जो आचरण का प्रदर्शन है वह व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो मूल रूप से हमको इस विकृति को दूर करने के लिए व्यक्ति सुधार की आवश्यकता का जागरण करने की आवश्यकता है। तो व्यक्ति सुधार के जागरण की मूलभूत आवश्यकता है, ये बात प्रदीप जी ने कही इस चर्चा के दौरान। प्रदीप जी, आपसे चर्चा हम ये भी करना चाहेंगे, अभी जो हमारी बातचीत हो रही है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि या तो बात हो रही है जो काल भगवान श्री राम का था, या फिर बात हो रही है संविधान लागू हुआ उसके बाद की बात। मैं उस कालखंड की चर्चा करना चाहता हूँ जिसमें ज्योतिबा फूले कुछ एक विचार लेकर आते हैं, पेरियार कुछ बातें कहते हैं। तो ये जो बीच का कालखंड था, इसमें क्या कारण लगता है? पहली बात तो ये कि ऊंच नीच और भेदभाव तो ये तो कहीं ना कहीं रहा ही होगा, और उसके कारण जो आक्रोश भी हुआ, ये विकृति जो है ये किस प्रकार से आई और ये आगे किस प्रकार से बढ़ती गई? क्या सज्जन शक्तियां जो थी उस दौर में वो कुछ निष्क्रिय हुई, या और कोई कारण रहे? यह जो कालखंड आपने बताया, ये बड़ा कालखंड हमारा विदेशी आक्रांताओं से प्रभावित रहा जी। और विदेशी आक्रांता जब भी इस देश पर आक्रमण करने के लिए आए और उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, तो पहला प्रयास ये रहा कि हमारे देश की जो पूंजी है, जो ताकत है, जो शक्ति है, वो थी समाज की शक्ति। उसको उन्होंने विभाजित किया, उसमें उन्होंने यह भेदभाव पैदा किया। एक काम उन्होंने किया। दूसरा काम उन्होंने जो किया कि हम जिन चीज़ों पर गर्व करते थे, जो हमारे गौरव के विषय थे, जो हमारे अच्छे उदाहरण थे, उनको विलोपित किया, इतिहास बदल दिया। जब इतिहास बदल गया, व्यक्ति का आचरण बदल गया, उसमें दुष्प्रवृत्तियां हावी हो गई। यह जो कालखंड था ज्योतिबा वाला, या दूसरे समाज सुधारक राजा राम मोहन राय हो सकते हैं, स्वामी दयानंद हो सकते हैं, बहुत से नाम हैं, वो कालखंड वास्तव में इस रूप में संघर्ष का काल था कि जब दो शक्तियां एक हमारे गर्व को समाप्त करने के, इतिहास को समाप्त करने में लगी हैं, और दूसरी ओर जो सज्जन प्रवृत्ति आपने कहा, वो लोग उसकी रक्षा करने में जुटे गए। समझने की बात इतनी सी थी कि ये भेदभाव व्यवहार में इतना नहीं होता था जितना उसको दर्शाया गया है जी। भारत की जो संस्कृति का मूल स्वरूप है, उसमें ये भेदभाव कहीं नहीं था। यदि ये भाव होता तो ये भगवान राम से लेकर बाकी उदाहरण नहीं होते जी। तो यह जो बीच का दौर रहा, जो बड़ा कालखंड था, विदेशी आक्रांताओं में, चाहे वो मुगल काल का रहा हो, चाहे अंग्रेज शासन का रहा हो, उस कालखंड में
जिन जिन चीज़ों पर भारत को गौरव महसूस हो उनको तहस नहस करने का योजनाबद्ध प्रयास किया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रदीप जी ने यह कही है कि जो बीच का कालखंड था जिसमें विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक समाज को बांटने का काम किया। उन्होंने यह प्रयास किया कि जो सामाजिक एकता का ताना बाना भारत का है वह भारत की सबसे बड़ी ताकत है और उसको छिन्न भिन्न करने के लिए इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ की गई। साथ ही ऐसे विषय जो भारतीयों में स्वाभिमान जागृत करते थे, जो गर्व हमारे को जिन बातों पर गर्व होता था, उन सब बातों से छेड़छाड़ करके उनको अलग प्रकार से कुछ लेकर आया ये आक्रांताओं का दौर। और साथ ही जिस प्रकार से इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई, उसी के साथ कुछ लोगों को आगे करके जो स्थितियां थी उनको कहीं हद से ज़्यादा दिखाने की भी कुछ कोशिशें की गई, ऐसा भी कहना है प्रदीप जी का। प्रदीप जी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि सामाजिक न्याय के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस प्रकार से संविधान में कुछ प्रावधान दिए हैं, क्या लगता है आज 7 दशक से अधिक समय बीत गया, क्या हम इस स्थिति में आए हैं कि उन प्रयासों की कोई समीक्षा हो सकती है? हमारे संविधान में बहुत अच्छे प्रावधान दिए गए, पर मैंने जैसा पहले अपनी बातचीत में कहा कि व्यवस्था को लागू करने में हम कहीं ना कहीं कमज़ोर सिद्ध हो रहे हैं। विफल तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बराबर प्रयास भी हो रहे हैं जी। तो जब अच्छे प्रयास हो रहे हो किसी काम में तो उसके नकारात्मक पक्ष को हम छोड़ें एक बार। दूसरी तरफ यह है कि यह विषय फिर वहीं आता है व्यक्ति पर। एक उदाहरण मैं छोटा सा दे रहा हूँ जी। हम विवाह समारोह में जाते हैं, वहाँ बहुत सारी व्यंजन और भोजन प्रकार होता है और एक प्लेट में लेकर सब खाने के बाद में वहाँ एक निर्धारित स्थान है बर्तन रखने का, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कोई बर्तन उस पात्र के बाहर रख देता है, कोई टेबल पे छोड़ देता है, कोई दूसरी जगह कोने में रख देता है। ये हमारा स्वभाव बन गया है। यहाँ लिखा है कि यहाँ थूकना मना है, हम पढ़ भी लेते हैं, लेकिन लागू करते वक्त हम ये नहीं सोचते कि क्या हमारे थूकने से यहाँ क्या नुकसान होगा, और हम थूक देते हैं। तो यह जो चरित्र देश का बनता जा रहा है युवाओं का खास तौर से, वह चिंताजनक है। संविधान ने जो प्रावधान दिए हैं, सरकारों ने जो योजनाएं दी हैं, निस्संदेह वो योजनाएं इस समाज के उन सब वंचित लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ हैं, अच्छे प्रयास हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन कितने स्तर पर हो रहा है, कैसा हो रहा है, कितनी ईमानदारी से हो रहा है, कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, इसमें जब तक एक शब्द में हम कहें तो समाज में परिवर्तन लाने के लिए व्यक्ति का परिवर्तन जरूरी है। व्यक्ति का परिवर्तन संभव होगा तो इनका पूरा लाभ लेने में व्यक्ति सक्षम होगा। वंचित वर्ग वास्तव में ग्रामीण भारत में जहाँ है वह इससे बहुत दूर है अभी भी। टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, शिक्षा का विकास हुआ है, हम यह मानते हैं कि सब लोग इसमें बराबर भागीदारी भी निभा रहे हैं, पर सच में हम देखें तो बड़ा तबका अभी इस भागीदारी से वंचित है जी। आपने एक बात अभी कही इस चर्चा के दौरान कि सामाजिक परिवर्तन के जो प्रयास हो रहे हैं वे कितनी ईमानदारी से हो रहे हैं। मैं यहाँ से बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि कितनी ईमानदारी से वो प्रयास हो रहे हैं। और 7 दशक में जिस प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था दी गई संविधान में, वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए, बराबर लाने के लिए, लेकिन जब उस आरक्षण की समीक्षा की बात भी यदि होती है और उसी तबके में से होती है जिनको इसका लाभ मिल रहा है, तब भी एक सबल वर्ग उनके सामने खड़ा होता है कि नहीं, इस पर बात नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिन लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए वहाँ तक मिलता है या नहीं मिलता है। तो क्या ये समय उचित समय है कि इस पर जिन लोगों को लाभ मिल रहा है उसी वर्ग में जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति आज भी मूलभूत सुविधाओं का इंतजार कर रहा है, क्या उसके हित में और कुछ किया जा सकता है? वास्तव में आपने जो कहा है वह स्थिति हमारे सामने रोजाना के अनुभव में आ रही है। आरक्षण की समीक्षा निसंदेह इस समय आवश्यक है। क्यों? कि आरक्षण किसी काल परिस्थिति में, जब देश की आज़ादी के बाद सरकारों का गठन हुआ, उस समय की जो तात्कालिक परिस्थितियां थी उसमें कुछ समय विशेष के लिए दिया गया था। अब इसके स्वरूप की मैंने जैसा कहा कि आखिरी स्तर पर जो ग्रामीण इकाई पे बैठा हुआ व्यक्ति है जी,
उसको कितना लाभ मिल पा रहा है। एक विषय इसमें आता है कि जो परिवार शिक्षित हो गया, आगे बढ़ गया, और वह परिवार पुनः उसका लाभ लेता है जी। और एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक श्रमिक का बेटा जो गांव में बैठा है, वो उसके लिए एप्लीकेंट होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले पाता है, क्योंकि उस तक समय पर वो सारी जानकारी भी नहीं पहुंचती इस युग में भी, और पहुंच भी जाए तो उसकी प्रतिद्वंदिता किससे है? जब दूसरा व्यक्ति यहाँ बैठा है जी, वह उससे श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है, उसको एक श्रेष्ठ वातावरण मिला हुआ है, तो वह उसके बराबर आके नहीं खड़ा हो पाएगा जी। तो उस वर्ग को जो आवश्यकता है वह लाभ आज की तारीख में देखा जाए तो बहुत कम मिल पा रहा है। जिनको लाभ मिल गया वही लोग उसका पुनः लाभ ले लेते हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पर आरक्षण को नए सिरे से समीक्षा करके और जो जरूरतमंद व्यक्ति है जी, उसको इसका लाभ मिले। अब ये आवाज़ क्यों उठ जाती है? आपने कहा कि आवाज़ उठती है, सबल लोग इस पर बात करते हैं। हाँ। आवाज़ तो इसलिए उठती है कि भारत का जो राजनीतिक चरित्र है उसमें राजनीतिक दल जी, जब कभी इस मुद्दे पर बात होती है तो अपने हित साधने की बात करते हैं। कोई भी राजनीतिक दल हो, वह व्यक्ति के हितों पर जी, उस समय गौण हो जाते हैं जी, और खुद के हितों को प्रमुखता से ध्यान में रखते हैं जी, और फिर राजनीति शुरू हो जाती है। जब राजनीति शुरू होगी तो निष्पक्ष आकलन कैसे होगा और जो वास्तविक जरूरतमंद है जी, उस तक वो बात पहुंचने से पहले ही आंदोलन खड़ा होकर, विरोध दर्शाकर उसको वही समीक्षा को रोक दिया जाता है। जी। प्रदीप जी, राजनीति का अपना एक चरित्र है और वो चरित्र भी मैं तो कहता हूँ कि बड़ा विचित्र है। तो उसके इतर यदि हम बात करते हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर कहते आए हैं कि केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस, और जागृत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। समाज को सबल बनाने के लिए, और ये जो सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं, एक बार सत्ता पक्ष को, राजनीति को अलग छोड़ देते हैं हाशिए पर, दूसरे क्या तरीके और इस प्रकार के हो सकते हैं कि सामाजिक समरसता भी बढ़े और जो ऊंच नीच की बात जो होती है उस पर भी लगाम लगाई जा सके? क्या कुछ हो सकता है? व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन तब तक संभव नहीं है जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति उसमें शामिल नहीं हो। और इस समय जो जनजागरण की आवश्यकता है वो ऐसे दायित्ववान लोगों को तैयार करने की है जो इस मुद्दे को निचले स्तर पर जाकर आम आदमी के साथ में उस सद्भाव के साथ बैठें, वैसा चरित्र बनाएं, वैसे आदर्श प्रस्तुत करें, वैसा जीवन जिएं। जब आप जीवन जीने की बात नहीं करेंगे, एक तरफा बात होगी, तो समन्वय नहीं हो सकता। ठीक बात। मैं मेरे व्यक्तिगत अनुभवों की बात यहाँ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अनेक उदाहरण देखे हैं जहाँ हम सब उस व्यक्ति के पास जाकर बैठें और उससे मिलें, उससे चर्चा करें। एक सामाजिक संस्था ने बीच में एक आह्वान किया था, एक कुआं, एक शमशान, एक मंदिर। जी। ये भाव समानता का दर्शाने के लिए किया, लेकिन आपने कहा ना राजनीति को हाशिए पे, राजनीतिज्ञों ने उसका क्या किया कि इसमें भी कोई राजनीतिक बू है। तो यह जो सोच है ना जी, ये जब तक पूरे समाज में इस प्रकार का जागरण नहीं पैदा होगा और एक दायित्व बोध नहीं होगा कि हम सब समान हैं और हम एक ही लक्ष्य के लिए, मनुष्य, मुझे बताइए कि मनुष्य जीवन सबको समान रूप से मिला है। जाति, धर्म, भेद ये सारे हम बाद में पैदा करते हैं, अनुभव होता है और उनके आधार पर आगे उनका विभाजन करते रहते हैं, आचरण में लाते रहते हैं। तो मूल रूप से यहाँ हमको वह जागरण लाने की स्थिति बनानी चाहिए जब पूरा समाज एक रस में आए, एक लय में आए, एक भाव में आए, और हम इस राष्ट्र की संतान हैं, इसलिए समान है। जी। मनुष्य का स्वरूप तो दुनिया में, हम विश्व कल्याण की बात वसुधैव कुटुंबकम में कर रहे थे, तो वहाँ भी तो सभी मनुष्य हैं ना जी, और समान रूप में आए हैं। इसलिए हमको इस सोच को व्यापकता लाने के लिए निचले स्तर तक जाना होगा और ऐसी संस्थाएं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं जी, उनको प्रोत्साहित करना होगा।
तो जो संस्थाएं सकारात्मक काम कर रही हैं उनको प्रोत्साहित करना होगा, और साथ ही विचार यह भी आया कि यह एक राष्ट्र है, हम सब इसकी संतान हैं, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या का जो भाव है, यदि उस भाव की ओर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वैमनस्यता यदि कोई लोग फैलाने का काम करते हैं तो वे भी बेनकाब होंगे। और जब बात होती है एक कुआं एक शमशान की, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के जो भी प्रयास होते हैं उनको सकारात्मक दृष्टि से लेते हुए जन जन तक पहुंचाने की भी आवश्यकता है। लेकिन साथ ही साथ बहुत लोगों ने यह भी देखा होगा कि सामाजिक न्याय की बात करते करते अनेक लोग इतने आक्रामक बोलने लगते हैं कि वे यह भी भूल जाते हैं अपने विचार व्यक्त करते हुए कि उनके शब्दों से, उनके विचारों से दूसरा वर्ग भी आहत हो सकता है। यदि इस प्रकार की भी बात होती है तो उसका भी निराकरण किया जाना आवश्यक है, क्योंकि समरसता हमारे को बढ़ानी है, वो सभी तरफ से आए, चारों तरफ से समरसता का माहौल बने तो जाकर स्थितियां बहुत अच्छी होंगी। सामाजिक न्याय की हम बात कर रहे हैं प्रदीप जी, साथ के साथ हमने कार्यक्रम के प्रारंभ में चर्चा की थी कि आर्थिक न्याय भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ हो सकता है। आर्थिक न्याय को लेकर यदि हम बात करते हैं तो अनेक विचारक ऐसा कहते हैं कि बहुत कम लोगों के पास में बहुत अधिक साधन संसाधन और संपत्तियां हैं और बहुत अधिक लोगों के पास में बहुत कम है। दूसरा पक्ष यदि हम इसका देखते हैं तो हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी योग्यता है, क्षमता है। क्या लगता है, आर्थिक न्याय की बात भी क्या आर्थिक समानता की ओर ले जाती है, और क्या वो संभव लगती है? निश्चित रूप से आर्थिक न्याय का विषय महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत की जो मूल संस्कृति है जी, वह सर्वे भवन्तु सर्वे सुखिना, हाँ, सर्वे सन्तु निरामया की संस्कृति जी, यहाँ समाज में काम का बंटवारा, उसकी उस समय की जो जरूरत है, एक बात को समझना पड़ेगा। मेरे पास में एक खेतीहर व्यक्ति खेती कर रहा है जी, और मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो भेद का जो मूल भाव है वहीं से पैदा होता है। हाँ, आज दुनिया में पूंजीवाद से लेकर अनेक तरह के वाद को लेकर चर्चा होती रहती है और अनेक बड़े लोग इस पर अभियान के रूप में काम करते रहते हैं कि ये वाद चल रहा है जी, इसमें समझने की सिर्फ इतनी बात है जो आपने कही कि कुछ वर्ग के पास में आर्थिक तंत्र बड़ा है और कुछ वर्ग के पास में बहुत सीमित संसाधन है जी, इसमें समरूपता लाने के लिए दोनों में एक रूपता के लिए एक सामूहिक प्रयास हो। अब कैसे हो सकते हैं? आज शिक्षा की दृष्टि से हम बहुत आगे बढ़े हैं, संसाधन पहले की तुलना में बहुत बढ़े हैं। आज इसको दूसरे रूप में देखें, गांव में हम बैठकर सामाजिक कार्यक्रम में जब बैठे होते हैं तो कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई ऊंच नीच नहीं होती, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, एक साथ बैठते हैं, एक साथ चर्चा करते हैं और एक विषय पर एक राय भी होते हैं जी, और कभी कभी जो विषय समाज को बांटने के पैदा होते हैं किसी भी प्रकार के हो सकते हैं विकृत मानसिकता में, उन विषयों पर जब दृष्टि दौड़ाते हैं तो बड़े छोटे की नहीं रहती, उसमें समानता का भाव रहता है। हमारे जो पारंपरिक त्यौहार हैं उन पर जो मिलना जुलना है, सुख दुख में जो आना जाना है, वह उस समानता का बड़ा उदाहरण है। और यह समानता जब भाव में है, मन में है जी, व्यवहार में है, तो समाज निश्चित रूप से बदलेगा फिर। और ये बदलाव सतत एक प्रक्रिया है, एकदम दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे बदल हम सबको महसूस होगी इसमें। तो धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, सभी क्षेत्रों में परिवर्तन आ रहा है। और जो चर्चा ये हो रही है, इस चर्चा में से एक विषय ये भी निकल कर आ रहा है कि यदि आप सामाजिक रूप से बैठते हैं तो वहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, वहाँ पर आप निर्णय लेते हैं तो सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं। और जब बात आर्थिक न्याय की आती है तो साथ ही हमारे को पुनः वही भारत के मूल स्वरूप की ओर देखना पड़ेगा, वहाँ समझना पड़ेगा यदि कोई व्यक्ति गरीब है तो वह उसकी भी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति कौन करेगा? उसकी पूर्ति समाज करेगा। और पुराने समय में किसी ने भी ऐसा सोचा नहीं होगा, किसी ने देखा नहीं होगा कि भूख के कारण किसी की मृत्यु हुई हो, किसी घर में चूल्हा नहीं जलता है किसी भी परिस्थितिवश, तो आसपास के घर वाले, मुझे याद है आज भी भारत का जो ग्रामीण परिवेश है, यदि किसी परिवार में कोई दुखद घटना होती है, वहाँ चूल्हा नहीं जलता है तो उस परिवार में जो छोटे बच्चे हैं उनको आस पड़ोस के लोग अपने घर पे लेकर जाते हैं, भोजन कराते हैं, वहाँ कोई जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच नहीं देखी जाती। इस प्रकार का मूल स्वरूप भारत का है। तो यदि इसमें ये विकृतियाँ कुछ कालखंड में आई हैं तो निश्चित रूप से वे दूर भी होंगी।
कार्यक्रम हमारा अंतिम चरण में है। बहुत संक्षेप में आपसे हम जानना चाहेंगे कि सामाजिक न्याय के जो ताना बाना जो चल रहा है और इसमें अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन समाज के एक वर्ग में से कुछ बातें इस प्रकार की निकल कर आने लगी हैं कि एक वर्ग को ऊपर लाने के चक्कर में कहीं बाकी दूसरे वर्ग तो बहुत पीछे नहीं रह जाएंगे। किस प्रकार की सावधानी रखने की आवश्यकता है? निश्चित रूप से ये चीज़ें हैं, लेकिन मैंने जैसा प्रारंभ में कहा कि ये सिर्फ अवधारणा एक व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के प्रति, दूसरी तरफ जिन लोगों को इस देश के मूल स्वभाव को, मूल चरित्र को बदलना है, उनका एक बड़ा प्रयास है जी। और इसको हम देखें तो आपने जो बीच वाला काल बताया था, मैं एक छोटी सी घटना इसमें बताऊंगा। एकलव्य को लेकर हमारे यहाँ पर कितने प्रकार की भ्रांतियां हैं जी। एकलव्य भील थे, एकलव्य दलित समाज से थे, उनका अंगूठा काटना पड़ा, द्रोणाचार्य ने ये किया। मूल रूप से सही चीजों को गलत सिद्ध किया गया जी। एकलव्य इस सारी धनुर्धर विद्या के बाद में एक कबीले के प्रमुख रहे, एक छोटे साम्राज्य के राजा रहे जी। उनके पिता हिरण्यधनु वह स्वयं राजा थे जी। अब वो राजा कोई महाराजा के रूप में हो ये जरूरी नहीं है। सर्व समाज की हम बात करते हैं तो महाराजा सूरजमल का उदाहरण भी है जी। एकलव्य का उदाहरण भी है जी। कौन किस जाति से है, किस वर्ग से है, यह बांटने का काम समाज को तोड़ने वाली ताकतें कर रही हैं जी। अन्यथा हम सब एक हैं और हमारा उज्जवल भविष्य होगा जी। निश्चित रूप से भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, बहुत सी चीज़ों को हमने समाप्त किया है जी। इतिहास लेखन और गर्व और गौरव, इन दोनों शब्दों पर पूरे समाज को जिस दिन ये आभास होगा जी। तो व्यक्ति बदलेगा, समाज बदलेगा और निश्चित रूप से भारत विश्व को आगे इस दिशा में, वही बात जो विश्व कल्याण की है भारत से शुरू होगी। तो विश्व कल्याण की बात भारत से शुरू होगी और भारत को विश्व गुरु कहा गया है। इसीलिए कहा गया है कि यदि नई कोई परिकल्पना आती है, नया विचार आता है तो भारत से आता है और विश्व के कल्याण का विचार आता है तो वह भी भारत से आता है। लेकिन इसके लिए आवश्यकता है तो केवल इतनी सी कि अपनी परंपराओं का, अपने मूल्यों का हमें गौरव होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए। गर्व और गौरव इसको याद रखें, हम सब एक हैं, किसी प्रकार का भेद नहीं है। इस बात को महत्वपूर्ण रखें और साथ ही अपने विचार व्यक्त करते समय भी ये ध्यान रखें कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अवश्य है, लेकिन तब तक जब तक कि दूसरे को आप आहत नहीं कर रहे हैं। सामाजिक न्याय के विषय पर प्रदीप जी आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही रोचकता से आपने सारा विषय रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी का धन्यवाद।